नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पार्ट 1, भारतीय संविधान की विशेषताएं पार्ट 2 देखा था और आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष और प्रसन्नता है कि आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स और सुझाव और प्रश्न मुझे प्राप्त होते हैं। मैं उनको अपनी कक्षा में शामिल करने का भरपूर कोशिश करता हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं, कल की क्लास में डिस्कस किया था जहां हमने क्लास छोड़ा था। आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कल हमने देखा। आज हम ये देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। भारतीय संविधान में जो चीजें हमने शामिल की हैं वो कहां से शामिल की हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान के स्रोत के आधार पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भारतीय संविधान पर आक्षेप भी लगाते हैं, आरोप भी लगाते हैं। हम उन आक्षेप और आरोपों का खंडन भी करेंगे और स्पष्टीकरण भी देंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान बना कैसे, हमने पिछली कक्षाओं में ही देखा था कि भारतीय संविधान कोई एक दिन में तैयार होने वाला दस्तावेज नहीं है। यह संविधान एक निश्चित विकास क्रम का परिणाम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमने तरह तरह के यातनाएं सहन की, परतंत्रता को यथार्थ के रूप में हमने सहन किया, भोगा, अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ का सच, अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ के सच के रूप में और फिर हमने जब भारतीय संविधान बनाया तो विश्व के अन्य देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया और उसके आधार पर हमने भारतीय संविधान को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। तो भारतीय संविधान के स्रोत को हम दो हिस्सों में तार्किक रूप से विभाजित कर सकते हैं। एक हिस्सा तो यह है भारतीय संविधान का आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी जो 1935 का अधिनियम है कोई एक दिन में बन गया, या क्रमिक विकास। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, मार्ली मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी अगर हम वहां से बात करें पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम एक शासन व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक स्वरूप की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए। और भारतीय संविधान का आंतरिक स्रोत के रूप में लगभग 60% भाग कैसे लिया गया है? आंतरिक स्रोत अपने घर का ही है, अपने भारत की परिस्थितियों का ही परिणाम है, भारत की परिस्थितियों में ही क्रमिक विकास का परिणाम। और ये शेष हिस्सा है इसका, ये बाह्य स्रोत है, बाह्य स्रोत के रूप में लिया गया। और बाह्य स्रोत का तात्पर्य क्या है विद्यार्थी? 40% हिस्सा भारतीय संविधान का बाह्य स्रोत, दूसरे देशों के संविधानों से अध्ययन करके उन प्रावधानों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बदल करके हमने शामिल किया है, एजिट शामिल नहीं किया। तो हम देखेंगे कि आंतरिक स्रोत के रूप में क्या क्या हमने शामिल किया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान, और हमने क्या सोच, राज्यपाल ये हमारा आंतरिक स्रोत के रूप में। और हमने क्या, ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में यहां से सवाल जरूर आता है कि आंतरिक स्रोत के रूप में भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा है, यह चीज कहां से ली गई है, भारतीय संविधान में इस तरह के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, या भारतीय संविधान में इस देश के प्रावधान किस देश के संविधानों को भारतीय संविधान की परिस्थितियों के अनुरूप बदल के लिया गया है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आज की कक्षा से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो क्या राज्य त्रिसूची प्रणाली, त्रिसूची प्रणाली ये भी अपने आंतरिक स्रोत के रूप में लिया है। और त्रिसूची प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची आप लोग जानते ही है, संघ सूची, कैसी सूची? संघ सूची,
दूसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और तीसरी बात अपन क्या करेंगे बेटा, राज्य सूची। ये जो विषय हैं, ये जो विषय हैं वो आंतरिक स्रोत के रूप में, आंतरिक स्रोत के रूप में हमने स्थापित किए। आपातकाल, आपातकाल संबंधी प्रावधान, किंतु 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 आपातकाल में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। याद रखिए, आपातकाल में, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, काय का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया, कहां से लिया, आगे देखेंगे हम लोग। ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल संबंधी प्रावधान आंतरिक स्रोत है, आपातकाल आंतरिक स्रोत है, लेकिन आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां के संविधान से लिया गया, जर्मनी से। साथ ही आंतरिक स्रोत के रूप में विद्यार्थियों क्या है, क्या है विद्यार्थियों अपने पास, लोक सेवा आयोग। 1935 के अधिनियम से लगभग भारतीय संविधान के 200 अनुच्छेद लिए गए। लोक सेवा आयोग, कैग का जो पद है, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, और अध्यादेश पारित करने की शक्ति है वो आंतरिक संविधान के रूप में, आंतरिक सोर्स के रूप में, इंटरनल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हैं, लगभग 60% भाग भारतीय संविधान का एक क्रमिक विकास का परिणाम है। आंतरिक स्रोत का मतलब ये नहीं कि आज संविधान आज ही बन गया या कल ही बन गया, ये क्रमिक ऑर्डर्ड डेवलपमेंट का परिणाम है। क्योंकि भारत शासन अधिनियम कोई एक दिन में तैयार होने वाला दस्तावेज नहीं था, ये क्रमिक विकास का परिणाम था। ये आंतरिक स्रोत के रूप में हमारे संविधान में कुछ प्रावधान सम्मिलित किए गए। बाह्य स्रोत के रूप में हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ध्यान दें, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, फिर उन प्रावधानों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बदल करके अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया, एज इट नहीं ले लिया। और इसमें कहा, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन से भी लिया हमने कुछ, यूएसए से भी लिया, जर्मनी से भी लिया, कनाडा से भी लिया, सोवियत संघ से भी लिया, यूएसएसआर से, सोवियत संघ यूएसएसआर से भी लिया, सोवियत संघ से भी हमने लिया, आयरलैंड से भी लिया, आयरलैंड के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए। दक्षिण अफ्रीका से भी लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने कुछ प्रावधान लिए, स्विट्जरलैंड से भी लिया, स्विट्जरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ प्रावधान लिए। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न देशों से हमने प्रावधान अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए। लगभग 11 देश, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये विभिन्न विभिन्न देशों से जो हमने संविधान शामिल किया है विभिन्न विभिन्न प्रावधान, जापान से भी, मतलब लगभग 11 देशों से हमने चीजें सम्मिलित की है। हमें भारतीय संविधान के प्रावधानों के रूप में क्या है, आंतरिक स्रोत प्लस बाह्य स्रोत के रूप में, आंतरिक स्रोत प्लस बाह्य स्रोत के रूप में हमने अपने भारतीय संविधान को बनाने का प्रयास किया। ब्रिटेन से लिया, यूएसए से, जर्मनी से, कनाडा से, सोवियत संघ से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, फ्रांस से भी हमने कुछ प्रावधान लिए, फ्रांस के संविधान से भी। तो ऐसे लगभग 11 देशों से हमने कुछ प्रावधानों को लेके, आप समझे 11 देश हो गए, 11 देशों से हमने कुछ प्रावधानों को, उनके संविधान के प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बदल करके हमने यहां पर लागू किया। प्रश्न ये आता है विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में तो अक्सर ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से देश से किस तरह के प्रावधान हमने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए।
तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं और देखते हैं किस देश से अपने किस तरह के संविधान, किस तरह के प्रावधान लिए हैं। तो हम लोग एक सूची बनाते हैं। आंतरिक स्रोत के रूप में लगभग 60% हिस्सा इस तरह के प्रावधान, बाह्य स्रोत के रूप में इन देशों से। अब इन देशों से हमने कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, इसकी एक सूची बनाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और पढ़ने की कोशिश नहीं करते, याद ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आएगा, फिर आप कंफ्यूजन में उसको गलत करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर आएगा यहां से। तो बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में, भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में बाहर देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए। हम लोग एक सूची बनाते हैं और इस सूची में आपका लाभ क्या होने वाला है, लाभ तो क्लास में होने वाला है। लाभ ये होने वाला है कि पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां से क्या है। तो पहले हम लोग लेते हैं, पहले हम लोग कहां बात करते हैं, यूएसए से। हमने बाहर स्रोत के रूप में कौन से प्रावधान किस देश से लिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखूंगा, बोल भी रहा हूं। यूएसए से हमने कौन से प्रावधान लिए। नंबर 1, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए, फंडामेंटल राइट्स। समझ रहे ना बच्चों, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए, अमेरिका से। मौलिक अधिकार जिसे अपने एफआर बोल देंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अमेरिका से। क्लियर। विधि का समान संरक्षण, ये कहां के संविधान से पूछा जाता भैया। विधि का समान संरक्षण कहां से, ये आर्टिकल 14 पढ़ेंगे हम लोग। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है, इसको आर्टिकल 14 के रूप में शामिल किया गया। समझ रहे हैं ना बात को आप। तो विधि का समान संरक्षण आपने कहां से लिया, बाह्य स्रोत के रूप में, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। समझ रहे हैं या नहीं, ये बाह्य स्रोत के रूप में। मौलिक अधिकार, देखिए अब आपसे सवाल आएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो आप तुरंत टिक क्या कर देंगे, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकार वहां से लिए गए। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा कहां से आई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां से, अमेरिका से। बात समझ पा रहे हैं। चौथी बात क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ध्यान से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, इंपीचमेंट, ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, ये कहां से लिया गया, अमेरिका से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अमेरिका से नहीं ली गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये कहां से लिया गया, अमेरिका। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली तो आयरलैंड से ली गई है, आगे अपन लोग देखेंगे। और इस पर जो महाभियोग चलेगा, कल ही अपन ने देखा था, कल ही क्लास में जब अपन पूर्ण बहुमत पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग पूर्ण बहुमत से लगाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और हटाने का आधार हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में, जब आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग की प्रक्रिया ये कहां से ली गई, अमेरिका से। और कौन सा, उपराष्ट्रपति का पद, काय का पद, उपराष्ट्रपति का पद, कहां से, अमेरिका से। आपने कल देखा होगा बेटा, अमेरिका में सर्वोच्च कौन,
न्यायपालिका। तो हमारे यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं है? बिल्कुल स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान भी हम लोगों ने कहां से लिए? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंध में जो प्रावधान हमने लिए हैं वो कहां से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो यूएसए के संविधान से हमने इन चीजों को शामिल करने की कोशिश की। और ये चीजें कौन कौन सी हैं भैया? मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड से, अभी अपन देखने वाले हैं निर्वाचन प्रणाली काय से? आयरलैंड से। उपराष्ट्रपति का पद और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये प्रावधान भारतीय संविधान में जो सम्मिलित किए गए हैं वो यूएसए के संविधान से सम्मिलित किए गए। हम आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से जो हम लोगों ने लिया, ब्रिटेन से लिया, क्या लिया ब्रिटेन से? नंबर 2 पे ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया? नंबर 1। आप कल ही हमने देखा था, कल की कक्षा में हमने देखा था कि जहां अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, वहीं ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। कहां से ली गई? बोलो भैया, कहां से? कहां से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि का शासन याद रखेंगे। विधि का शासन मैं पूछूंगा, नहीं बताया तो फिर कहूंगा यही याद कर लो। ऑनलाइन क्लास में तो मैं पीट नहीं सकता ना आप लोगों को। विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का अभिभाषण, जैसे ही सदन बुलाया जाता है तो सदन के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अभिभाषण देते हैं, अर्थात सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और उपलब्धियों को माननीय सांसदों के समक्ष रखते हैं। इस तरह की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का अभिभाषण, ध्यान से देना भैया, राष्ट्रपति का अभिभाषण ये कहां से लिया गया है? बोलो, जल्दी बोल दो। ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। बहुमत प्रणाली के आधार पर जो सरकार बनती है, देखिए चुनाव में होते हैं अपने यहां, क्या होते हैं? बहुमत प्रणाली। और बहुमत प्रणाली में कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, सिस्टम है, ये प्रणाली है। क्या प्रणाली है भैया? ये प्रणाली अत्यंत आसान है, समझने में बड़ी आसान है। मान लीजिए 100 लोगों ने मतदान किया, 15 अभ्यर्थी खड़े हुए, एक अभ्यर्थी को मान लीजिए 20 मत मिल गए और सबसे ज्यादा मत मिल गए उसको, तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। समझ रहा है? 100 लोगों में से एक अभ्यर्थी को 20 मिल गए, बाकी किसी को 15, किसी को 10, किसी को 8, किसी को किसी को सबसे ज्यादा वोट किसको? 20 इसको मिल गए। अब ये विजयी घोषित हो गया। इस सिस्टम को अपन बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको ज्यादा मत मिल गए वही विजयी घोषित हो गया। किंतु इस प्रणाली को देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये प्रणाली उतनी उपयुक्त नहीं है। अपने यहां भी देखेंगे, क्यों देखेंगे? 20 व्यक्तियों ने इसे पक्ष में मत दिया है, लेकिन अल्टीमेटली 80 लोग तो इसके विपरीत हैं। 80 लोगों ने तो इसको मत दिया ही नहीं, तब भी हमने इसको विजयी घोषित कर दिया। इस सिस्टम को अपन बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और हमने कल देखा था विधि का समान संरक्षण यहां है, तो यहां ब्रिटेन के संविधान में क्या है बेटा? आर्टिकल 14 का विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। और ये आर्टिकल 14 के 2 पक्ष हैं संविधान में। आर्टिकल 14 के 2 पक्ष हैं भैया। एक तो विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इक्वलिटी बिफोर, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सब लोग क्या है? समान है। और हम दोनों में समन्वय स्थापित करेंगे। हम भारतीय, जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, दोनों में समन्वय स्थापित करेंगे। और हम क्या करेंगे कि सब विधि के समक्ष सब तो समान है, किंतु कुछ लोगों को विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, माननीय सांसदों को सत्र के दौरान समान के लिए समान, असमान के लिए असमान
व्यवहार हम लोग लागू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिया? आर्टिकल 14 ब्रिटेन से। और हमने क्या लिया? क्या हमारे यहां मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग है, भारत की नागरिकता अलग है? नहीं है, एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, काय से संबंधित प्रावधान है? एकल नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया भैया? ब्रिटेन के संविधान से। सवाल आएगा भैया, सवाल, एकल नागरिकता कहां से ली गई? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। ब्रिटेन। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहां से लिया गया? आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? आपका आंसर अमेरिका। आप लोग सब समझ रहे हैं, होशियार बच्चे। तो कुछ हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, कुछ हमने यूएसए के संविधान से लिया। तीसरे नंबर, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लेने की कोशिश की? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? हेडिंग लगाइए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने माननीय मोदी जी को समोसा का चित्र भेजा था कि हम लोग समोसा खाएंगे आफ्टर कोरोना वायरस। हमारे अच्छे संबंध है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया क्या? नंबर 1, समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और समवर्ती सूची में यदि कोई विषय है तो इस पर कानून संघ भी बना सकता है, अर्थात केंद्र सरकार भी बना सकती है, और इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विवाद होता है, टकराव होता है, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। क्योंकि हमने देखा है देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आपदा के समय किसके पास ज्यादा शक्तियां? केंद्र के पास। समवर्ती सूची प्रणाली, समवर्ती सूची हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में निहित भावना कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में निहित भावना, ध्यान देना, यूपीएससी में ही पूछा जाता है, प्रस्तावना में निहित भावना कहां से? तो आंसर ऑस्ट्रेलिया से। तीसरी बात, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमने लोगों ने प्रस्तावना विस्तार से देखी और हमने कहा हम भारत के लोग इस संविधान को इतने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया गया बेटा? हर देश के बारे में देखेंगे कहां से क्या लिया गया है ताकि हम प्रश्न का आंसर दे पाए। कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई? कनाडा से। और इस संघीय शासन, यानी राज्यों के संघ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसे संबंध है? ये संघीय शासन व्यवस्था हो गई। और संघीय शासन व्यवस्था में कल ही हमने देखा था कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, क्वेसी फेडरल है, डुअल नेचर का है। संघीय शासन व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? जल्दी बता दो, जल्दी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी भैया? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। इस तरह की व्यवस्था की जो प्रावधान है वो प्रावधान हमने कहां से लिए? कनाडा के संविधान से लिए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र, यानी केंद्र को ऐसी शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, स्पष्ट विभाजन नहीं है, और इस तरह की परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो गई हैं तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है। कई बार क्या होता है कि राज्य के विधानमंडल ने यदि कोई विधेयक पारित कर दिया और राज्यपाल के लिए अनुमति के लिए भेजा है, तो राज्यपाल का यह विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है कि वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और इस तरह का प्रावधान हमने कहां से लिया? कनाडा से। तो राज्यपाल द्वारा, दूसरा प्रावधान क्या है बेटा? राज्यपाल द्वारा विधेयक को
काय को? विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। काय के लिए आरक्षित करना? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अर्थात समझ गए, राज्य के विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया, पारित कर दिया राज्य के विधानमंडल ने, और वो किसको भेज दिया? राज्यपाल को। राज्यपाल का ही विवेकाधिकार है कि उसको किसको भेज दे? वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को। और इस तरह का जो विवेकाधिकार है, इस संबंध के जो प्रावधान है, वो कहां से लिया हम लोगों ने? कनाडा से। कहां से लिया हमने? कनाडा से। आगे देखते हैं और किस संविधान से क्या लिया है? आयरलैंड से हमने क्या लिया है, देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां से ली है। ये प्रारंभिक परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। आयरलैंड से, आयरलैंड से, आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से शामिल किया भैया? आयरलैंड के संविधान से। बात क्लियर? बात स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना? हमने पहले बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। काय की प्रक्रिया? निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से? आयरलैंड से दोस्तों। आयरलैंड से क्या ले लिया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। बात समझ में आ रहा है? निर्वाचन प्रणाली, प्रोसेस। और हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली किस आधार पर होता है? एक प्रेफरेंस, वरीयता क्रम में अपन मतदान देते हैं, कोटा प्रणाली तय करते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रथम दौर की गिनती शुरू करते हैं, द्वितीय दौर की गिनती शुरू करते हैं, और देखेंगे ये सब जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। और राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया। मनोनयन समझते हैं? मनोनयन और नॉमिनेशन। अगर राष्ट्रपति जी चाहे मुझे कि प्रोफेसर अंगद ओझा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए तो बना सकते हैं। हालांकि वो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन कर सकते हैं। साहित्य, समाज, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज, कला और विज्ञान के आधार पर इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि अर्जित करने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। रेखा जी, सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन तेंदुलकर जी का मनोनयन हुआ तो उस समय था कि इसमें स्पोर्ट्स तो है ही नहीं, लेकिन उसको कला का ही एक हिस्सा मान लिया। कला है भाई, बैट घुमाते हैं, चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, शतक लगाते हैं, देश को बड़ी बड़ी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धियों से क्रिकेट के क्षेत्र में अवसर प्रदान किया, जिससे गौरव प्राप्त हो देश को। तो इसलिए राज्यसभा में जो मनोनयन की प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया बेटा? आयरलैंड के संविधान से। अगला संविधान कौन? अगला संविधान कौन? सोवियत संघ, यूएसएसआर, यानी विघटन से पूर्व जो रूस का संविधान था। तो हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली लिए है। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली हम लोग देखें, कोटा प्रणाली और वरीयता क्रम के आधार पर जो मत दिए जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में देखेंगे। और राज्यसभा में मनोनयन, और राज्यसभा में मनोनयन किन क्षेत्रों से हो सकता है भैया? साहित्य से हो सकता है, समाज, और कहां से? कला, और कहां से? विज्ञान। साहित्य, समाज, कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का राज्यसभा में मनोनयन किया जा सकता है। ये मनोनयन करता कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदय। अगर राष्ट्रपति महोदय ये चाहें कि प्रोफेसर अंगद ओझा को राज्यसभा में भेज दिया जाए तो भेज सकते हैं। हालांकि वो ऐसा चाहेंगे नहीं, अगर चाहें तो भेज सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला भाई विज्ञान का प्रोफेसर है, जा सकता है।
तो ये मनोनयन जो लिया है राज्यसभा में, जो मनोनयन की प्रक्रिया ली, साहित्य समाज कला विज्ञान जो मनोनयन की प्रक्रिया लिया, मनोनयन की प्रक्रिया कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। विद्यार्थी सोवियत संघ, सोवियत संघ का मतलब समझ रहे हैं? यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया अपन ने, क्या लिया हम लोगों ने, क्या लिया हम लोगों ने? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य लिए, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। एक कहां से लिया हमने? सोवियत संघ के संविधान से लिया। जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, गणतंत्र के रूप में लागू कर लिया। संविधान के कुछ प्रावधान तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। उस समय ये नहीं देखा था कि भारत की जनता के कुछ कर्तव्य भी होनी चाहिए देश के प्रति। क्यों नहीं देखा हमने? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में इतना बलिदान देके आए थे, इतना सर्वस्व न्यौछावर करके आए थे, और हमने अपनी शासन व्यवस्था के नए स्वरूप को संवारा था, संजोया था। और भारतीय जनमानस स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त मूल्यों से अनुप्राणित था। क्या था? उदात्त मूल्यों से। कितनी संविधान विशेषज्ञों ने बात लिखी, उदात्त मूल्यों से क्या था? अनुप्राणित था, अनुप्राणित था। और जब भारतीय जनमानस इन मूल्यों से अनुप्राणित था तो उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य उसके अंदर समाविष्ट थे। देश के प्रति कर गुजर बलिदान करने की क्षमताएं विद्यमान थी। उस समय ये कहना संविधान में तर्क संगत प्रतीत नहीं होता होगा संविधान निर्माताओं को कि कुछ जनता के मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया जाए, किंतु धीरे धीरे देखने लगे कि नहीं, जनता अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगी है, कर्तव्य परायणता की भावना में कमजोरी आ रही है। तो सरदार फड़ सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ से प्रेरित होकर के अपने मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया। और आर्टिकल 51 का में हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। कहां जोड़ा? आर्टिकल 51 का 51 ए में हमने मौलिक 11 मौलिक कर्तव्य। मेरा फिर आपसे आग्रह, एक बार और आग्रह कर चुका हूं, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य एज इट याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इथिक्स के पेपर में भी आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, बहुत आपकी मदद करने वाले हैं। दूसरा, हमने सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया? पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने कहां से ले ली बेटा? सोवियत संघ से। और हमने विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया कि हर 5 वर्षों के लिए अपन लोग योजनाएं बनाते थे। हालांकि वर्तमान संदर्भ में अब हम योजना आयोग को खत्म करके कहां आ गए? वर्तमान की स्थिति अगर देखेंगे हम लोग, वर्तमान संदर्भ में हम लोग नीति आयोग, भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, आप लोग सब जानते ही हैं, बहुत ही योग्य विद्यार्थी हैं। नीति आयोग के माध्यम से हम विकास का मॉडल अपनाएंगे, हम विकास के लक्ष्यों को हासिल करेंगे। नीति आयोग में यद्यपि वर्तमान संदर्भ में नीति आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है, लेकिन नीति आयोग में क्या है? 15 वर्षीय विजन है। 15 वर्षीय विजन है। विजन का मतलब दृष्टिकोण है। 15 वर्षीय विजन है। हम लोग विजन जो दृष्टिकोण तैयार करेंगे वो 15 साल के लिए करेंगे। 7 वर्षीय रणनीति, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, उस विजन को प्राप्त करने के लिए हर 7 साल में हम लोग रणनीति पे विचार कर रणनीति बनाएंगे 7 साल के लिए। और आप समझ ही पा रहे होंगे फिर 3 वर्षीय, कितने वर्षीय है? 3 वर्षीय क्या है भैया? कार्य एजेंडा है, एक्शन एजेंडा। हर 3-3 साल के लिए हम लोग अपना एक्शन एजेंडा तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? एक्शन एजेंडा, कार्य एजेंडा तैयार करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं यद्यपि हमने सोवियत संघ से ली, लेकिन नीति आयोग की अवधारणा में क्या किया हम लोगों ने? नीति आयोग की अवधारणा में क्या किया है? वर्तमान संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो भारत में अभी विकास प्रक्रिया है, वो विकास प्रक्रिया, योजना निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसके ऊपर है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 15 वर्षीय विजन तैयार करेंगे, 7 वर्षीय रणनीति तैयार करेंगे और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार करेंगे, एक्शन एजेंडा तैयार करेंगे।
नीति आयोग के माध्यम से। ये हम लोगों ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया है। अगला संविधान कौन सा भैया? अगला संविधान कौन सा है? हम लोगों ने देखा है कौन से संविधान से हम लोग क्या लेंगे? जापान के संविधान से। जापान से हम लोगों ने क्या लेने की कोशिश की है? आर्टिकल 21 में निहित शब्दावली, आर्टिकल 21 में निहित शब्दावली। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ पा रहे हैं ना भैया? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है इस शब्दावली में? क्या है आर्टिकल 21 में? अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे भारतीय संविधान में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी चाहे कि जाओ तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। विधि द्वारा दी, लॉ एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड जो लॉ है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, दी प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, उसी से वंचित किया जाएगा। और ये जो शब्दावली हमने ली है वो आर्टिकल 21 में, वो कहां से लिए? किस देश के संविधान से लिए? जापान के संविधान से। हम देखेंगे जापान के संविधान से तो ले लिया, लेकिन उसको एजिट स्वीकार नहीं किया है। हमने इस आर्टिकल 21 का समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है और इसको एक्सटेंड भी कर लिया है। हमने देखा भी कि जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो स्वच्छ पेयजल का अधिकार, गरिमा में, यानी आर्टिकल 21 को केवल हमने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने इसको कहां कर दिया भैया? गरिमामय जीवन का अधिकार। काय का अधिकार भैया? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। गरिमामय जीवन, कैसा जीवन? गरिमामय, डिग्निफाई लाइफ। केवल सांसें चलें वो जीवन नहीं है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, साथ साथ अपने विकास करने के अवसर भी उपलब्ध हों आपके पास। इस तरह की गरिमा में जीवन जीने का जो अधिकार है, गरिमा, वो आर्टिकल 21 में, 21 का एक्सटेंशन। लेकिन आर्टिकल 21 में जो शब्दावली है वो कहां से लिया? अपने जापान से लिया भैया, जापान से लिया। फ्रांस, अगला क्या है? फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? गणतांत्रिक व्यवस्था। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने? गणतांत्रिक व्यवस्था। फ्रांस, फ्रांस के संविधान से लिया हमने गणतंत्र, रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मतलब क्या है? राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा भैया? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा राष्ट्र का प्रमुख। यह वंशानुगत नहीं होगा। जो राष्ट्रपति होंगे अपने देश में, जिसको राष्ट्रपति बोलेंगे, वो कौन होंगे? निर्वाचित होंगे। अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके अंदर क्षमता विद्यमान है और जिसको देश की जनता स्वीकार करे। बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। और ये गणतंत्र की जो व्यवस्था है हमने किसके संविधान से ली? फ्रांस के संविधान से हमने लेने का प्रयास किया, रिपब्लिक। और हमने प्रस्तावना भी कहा, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वंशानुगत नहीं कि राजा, उसका बेटा राजा, कौन? जिसके अंदर क्षमताएं विद्यमान होंगी, जिसको देश की जनता स्वीकार करे, निर्वाचित करे। ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। गणतंत्र की व्यवस्था हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने लेने का प्रयास किया है गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक। फ्रांस के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से क्या लिया भैया हमने? आप लोग समझ, याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा में से सवाल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब लोग मौलिक अधिकारों का निलंबन,
आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल हमने अपने यहां कहां लगता है? आर्टिकल 352, 356, 360। उस दौरान जब आप मौलिक अधिकारों का निलंबन करेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन करेंगे, वो निलंबन का अधिकार कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। आपातकाल के दौरान समझ रहे ना बात को? मौलिक अधिकार नहीं लिए हैं, मौलिक अधिकार जर्मनी से नहीं लिए, दोनों में अंतर समझिएगा। मौलिक अधिकार जर्मनी से नहीं लिए हैं, मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन होगा, यानी मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के नहीं रहेंगे, नागरिक के नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब आपातकाल होगा। और ये निलंबन की प्रोसेस कहां से लिए? जर्मनी से लिए, एकदम क्लियर। और हम लोग देखते हैं आपातकाल मतलब भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत, 360 के तहत, 352 के तहत आपातकाल लगेगा। और 352 के तहत जो आपातकाल लगेगा वो आपातकाल क्या लगता है? या तो आंतरिक कारण होंगे या बाह्य कारण होंगे, कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर, मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर। और उस दौरान अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है, उसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया हमने कहां से ली? जर्मनी से ली। स्विट्जरलैंड से हमने क्या लिया भैया? स्विट्जरलैंड भी चलते हैं। स्विट्जरलैंड से हमने क्या लिया है? स्विट्जरलैंड से हमने क्या लिया है? सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, सामाजिक नीतियों के संबंध में डीपीएसपी, सामाजिक नीतियों के संबंध में डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व तो आर्थिक नीतियों के संबंध में नहीं, केवल कहां? सामाजिक नीतियों के संबंध में। जो डीपीएसपी का उपबंध है, प्रोविजन है, वो कहां से लिया हमने? स्विट्जरलैंड से। आप समझिए, प्रारंभिक परीक्षा सवाल आएगा, सामाजिक नीतियों के संबंध में डीपीएसपी का उपबंध कहां से लेंगे भैया? अपन लोग कहां से लेंगे? स्विट्जरलैंड से लेंगे, स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया है। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका संविधान है, वो संविधान अगर समय पे कुछ उसमें संशोधन की जरूरत है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहां से लिया हम लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो हमने लेने का कोशिश किया, वो लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली हम लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका से। और हम लोग भारतीय संविधान को संशोधित कर सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी देखा होता कि हम भारतीय संविधान आर्टिकल 368, और हमने देखा था इसको प्रक्रिया, साधारण बहुमत से कुछ प्रावधान है जिन्हें अपन संशोधित कर सकते हैं, कुछ प्रावधान है जो विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, कुछ प्रावधान है जो विशेष बहुमत से, और कुछ प्रावधान जो है वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं। तो ये संशोधन की प्रक्रिया है, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है भैया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमने विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान से, विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान से तरह तरह के उपबंधों को अपने संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। क्या किया है? प्रयास किया है। विभिन्न विभिन्न उपबंधों को समय समय पर अपने संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। और इस आधार पर भारतीय संविधान पर विशेषज्ञ लोग तरह तरह के आक्षेप लगा देते हैं। वो तरह तरह के आक्षेप क्या लगाए जा सकते हैं? अक्सर ये परीक्षा में प्रश्न ही पूछ लेते हैं, तरह तरह के आक्षेप लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं भारतीय संविधान पे। भारतीय संविधान पे किस तरह के आरोप लगाते हैं बेटा? वो कहते हैं भारतीय संविधान कुछ नहीं है, ये तो आपने विभिन्न विभिन्न देशों से चीजों को एकत्रित किया है, उनके प्रावधानों को लिया है और अपने एक फ्रेम में, अपने एक पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया है।
प्रथम दृष्टया तो लगता है, अगर हम विश्लेषण ना करें, प्रथम दृष्टया तो लगता है ये बात ठीक कह रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है बाल विद्यार्थियों। अगर हम उचित तरीके से विश्लेषण करेंगे तो इनके आरोपों का भी खंडन कर पाएंगे। पहले तो देखते हैं कि भारतीय संविधान पर किस तरह के आरोप लगे। पहला आरोप लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधे प्रश्न के रूप में भी मुख्य परीक्षा में पूछ लिया गया है। लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान, कौन? भारतीय संविधान क्या है? उधार का थैला है। काय का थैला है? उधार का थैला है। उधार का थैला है भारतीय संविधान। लोगों ने कहा ये कुछ नहीं है, क्या विभिन्न देशों से चीजों को उठा लिया, आपने अपने थैले में रख लिया है। कई लोगों ने कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। आलोचकों ने आलोचना कर दी, कर सकते हैं, स्वागत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के विचारों का स्वागत है। किंतु हमने कहा हे आलोचक मित्र, हे आलोचक महोदय, आप जो आलोचना कर रहे हैं यह आलोचना तर्क संगत नहीं है। क्या है? हम इसका खंडन करेंगे बेटा। यह आलोचना तर्क संगत नहीं है। हे आलोचक, यह आलोचना उचित नहीं है। आलोचना क्यों? मैंने कहा आदरणीय, पहले आप इस संविधान का अध्ययन करो। और अभी हमने देखा कि संविधान को, भारतीय संविधान के दो स्रोत, आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत को तो आप उधार का थैला नहीं कहेंगे ना। और आंतरिक स्रोत के रूप में कितना है भारतीय संविधान? 60%। भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 इसी का प्रावधान है। लगभग अधिनियम 1935, लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए 1935 से। तो हमने कहा आलोचक सुनो भैया, भारत के शासन अधिनियम 1935 से हमने 60% भाग लिया है, 60% पार्ट लिया है। तो लोगों ने कहा 40% तो बाह्य स्रोत से लिया है ना, तो इसीलिए उधार का थैला है। हमने कहा ना, गंदी बात। ये जो 40% हमने बाह्य स्रोत से जो लिया है, इसको भी हमने एज इट, यानी जैसा का तैसा स्वीकार नहीं किया है। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तित करके, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन करके हमने स्वीकार किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोमोज आप लोग खाते, मोमोज कहां? पूर्वोत्तर राज्यों में। अब मोमोज मध्य प्रदेश में खाएंगे, इंदौर में खाएंगे, जबलपुर में खाएंगे, ग्वालियर में खाएंगे, तो उसको क्या कर लेते हैं? तीखा भी बना लेते हैं, उसको फ्राई भी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने उसको अपने स्वादानुसार परिवर्तित कर लिया ना, तो उधार का थैला नहीं रहा। यानी इस बाह्य स्रोत के रूप में आपने जो विभिन्न देशों से संविधान स्थापित किया है, विभिन्न देशों के संविधान से जो प्रावधान आपने लिए हैं, उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, यानी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके सम्मिलित किया है। उधार का थैला नहीं है, सम्मिलित किया है। आलोचक ने कहा ये मोमोज से काम नहीं चलेगा, हमको उदाहरण दो। तो हम कहेंगे सुनो भाई, सुनो। हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? संसदीय व्यवस्था हमने स्वीकार ली। क्या हमने उस संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से जो संसदीय व्यवस्था ली है, क्या हमने उसको एज इट स्वीकार किया है, जैसा का तैसा स्वीकार किया है? ब्रिटेन में अगर संसद सर्वोच्च है, संसदीय व्यवस्था को तो हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, किंतु हमने संसद को सर्वोच्च नहीं माना। संसद को सर्वोच्च नहीं माना बेटा। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हमने संसद को सर्वोच्च नहीं माना। किसको सर्वोच्च माना? जनता को सर्वोच्च। किसको माना? संविधान को सर्वोच्च माना। और संविधान किसने बनाया?
संविधान को सर्वोच्च माना, सर्वोच्च माना। और संविधान को किसने बनाया? जनता ने माना, जनता ने बनाया, अर्थात हमने जनता को सर्वोच्च माना। बात समझ गए? समझ गए? स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया? ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को तो स्वीकार किया, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या किए? हमने संसद को सर्वोच्च नहीं माना, हमने जनता को सर्वोच्च माना, अर्थात भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना। और संविधान किसने बनाया? जनता ने। प्लस जो राष्ट्र का जो प्रमुख है ब्रिटेन में कैसा होता है, जरा बताइए आप लोग। ब्रिटेन में होता है राष्ट्र का प्रमुख क्या? वंशानुगत। कैसा होता है ब्रिटेन में? वंशानुगत। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, राजशाही। किंतु भारत में हमने इसको वंशानुगत न मानते हुए भारत के संदर्भ में हमने किसको माना? निर्वाचित। बोले हमारे यहां राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। क्या होगा भैया? राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। बात समझ रहे हैं? यानी ब्रिटेन की संविधान से जो लिए गए प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को हमने मूल रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके स्वीकार किया है। आलोचक मित्र ने कहा ऐसी बात है? मैंने कहा पढ़िए आप संविधान। दूसरा क्या है? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान की बात करें, हमने यहां से राष्ट्रपति का पद तो ले लिया, राष्ट्रपति का पद तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसकी निर्वाचन प्रणाली भी, कौन सी प्रणाली? निर्वाचन प्रणाली हमने प्रत्यक्ष नहीं रखी। यूएसए में कैसी है बेटा? यूएसए में इसकी निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष है, और हमने कैसी रख ली? अप्रत्यक्ष। यानी जनता की अप्रत्यक्ष प्रणाली कहां पे भैया? भारत में। हमने राष्ट्रपति का पद तो यूएसए से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, किंतु निर्वाचन प्रणाली है वो अमेरिका में कैसी है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका में कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन हमारे यहां कौन? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, अर्थात लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा हमने यूएसए से न्यायपालिका, यूएसए से दूसरा हमने यूएसए से न्यायपालिका की, यूएसए से स्वतंत्र न्यायपालिका तो ले ली, न्यायपालिका तो ले ली, स्वतंत्र न्यायपालिका तो ले ली, न्यायपालिका तो ले ली, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने ले लिया, लेकिन हमने इसको सर्वोच्च नहीं माना। सर्वोच्च हमारे यहां कौन है? सर्वोच्च हमारे यहां संविधान, अर्थात सर्वोच्च हमारे यहां कौन है भैया? सर्वोच्च हमारे यहां जनता। ये कहां? संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान के माध्यम से सर्वोच्च कौन है बेटा? जनता। भारत के संदर्भ में मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? भारतीय संविधान को उदार का थैला कहने वालों, भारतीय संविधान को उदार का थैला कहने वालों, यह स्वीकार करो कि भारत का संविधान उदार का थैला नहीं है। आंतरिक स्रोत के रूप में 60% हिस्सा है, जो बाह्य स्रोत के रूप में 40% हिस्सा है, वो क्या है? वो भी हमने मूलतः है उनके संविधान में जैसा लिखा है वो स्वीकार नहीं किया है, उसका हमने अध्ययन किया है, और भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन प्रावधानों को परिवर्तित करके भारत के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इस आधार पर हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। अब लोगों ने कहा अच्छा इसका खंडन कर दिया, अब हमारे पास दूसरा आरोप है। हमने कहा बताओ भैया, ये आरोप का मतलब ये सवाल है। बोले दूसरा आरोप है हमारे पास। दूसरा आरोप क्या है आपके पास भैया? बताइए। दूसरा आरोप यह है कि भैया, अब उनकी बात नहीं मानी तो उनका आरोप यह है कि भारत का संविधान लंबा है, भारत का संविधान लंबा है, बड़ा है, जटिल है, लंबा है, जटिल है। हमने कहा लंबाई कहां तक है इसकी? क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबा है भारत का संविधान?
नहीं नहीं, बहुत बड़ी किताब है, हम पढ़ नहीं पाते। अब जिसका पढ़ने का मन नहीं है वो तो छोटी किताब भी नहीं पढ़ पाएगा। जैसे कि हम लोग करते हैं पीएससी की तैयारी, 90 डिग्री से बैठते हैं पढ़ने के लिए। आजकल आप लोग लॉकडाउन के दौरान 90 डिग्री पे बैठ रहे होंगे पलंग पे पढ़ने के लिए, और 90 से फिर 120 हो जाएंगे। ऐसे बैठे ना 90 बैठे, किताब सामने रखी है, तकिया रखा है, मम्मी ने चाय भी बना के दे दी है। अब 90 से फिर क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री पे थोड़ी देर में हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद 180 हो जाएंगे, किताब मुंह पे सोने लगेंगे। पढ़ने का मन नहीं है तो यही तो होगा। लेकिन नहीं, आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान लंबा है, इसमें बहुत प्रावधान है। हमने कहा हे आलोचक महोदय, आपकी बात ठीक है, इसमें अनुच्छेद ज्यादा है, 395 मूल रूप में, मूल संविधान में अनुच्छेद है 395, लेकिन इसका कारण समझिए आप क्या है। हमने भारत के संविधान में हमने क्या किया है, जो विभिन्न सहभागी तत्व, केंद्र और राज्य हो, स्वतंत्र निकाय हो, स्वतंत्र संस्थाएं हो, उनके प्रावधानों को क्या किया है, स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया है। स्पष्ट रूप से क्या किया है भैया, लिपिबद्ध किया है, स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया है। कोई भी हमें ये नहीं, ताकि 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 भविष्य में किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यह नहीं कहे कि इस मुद्दे पर भारतीय संविधान में कुछ कहा नहीं गया है, तुम्हारे अधिकार क्या होंगे, मेरे अधिकार क्या होंगे, इस संबंध में भारतीय संविधान में कुछ। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया है कि हम इन प्रावधानों को विधायिका की इच्छा पर नहीं छोड़ें। कहां नहीं छोड़ें, बोले ये विधायिका की इच्छा को सीमित किया है। विधायिका की इच्छा कह लीजिए, विधायिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया है। क्यों प्रयास किया है सीमित करने का, किसके संदर्भ में, बोले न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है भैया। और क्या, जैसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब ये प्रावधान कहां है, ये संविधान में अंकित है या किसी सरकार के एक आदेश से बना है यूपीएससी? संविधान में लिखा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र कैग का पद है, लिखा है ना संविधान में। अगर संविधान में नहीं लिखा होता तो हो सकता है हमारी विधायिका इनको खत्म कर देती। तो इस तरह की भविष्य में कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो जिनसे नागरिकों के अधिकार बाधित हों या भारतीय संविधान की जो उद्देश्य है वो उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाए, इसलिए अधिकतम प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिखने का, स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। और जब हम कोई बात स्पष्ट रूप से लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे, ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन भविष्य की समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट होता है, एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में भी एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में समस्त प्रावधान लिख देते हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर पहले क्या होता है, ये प्रावधान लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी किराएनामे में, क्योंकि पहले तो ये भैया ये कमरा है, आप रह लीजिए यहाँ पे। अब भविष्य में समस्या होती थी, तुम रात को 11 बजे के बाद आते हो, तुम खाना घर पे बनाते हो, तुम लाइट खुली छोड़ देते हो, तो इस तरह की चीजें नहीं लिखी थी ना। तो मकान मालिक और किराएदार में क्या होता था बेटा, विवाद। अब उस विवाद के निराकरण के लिए वकील साहब क्या करते हैं, पूरे किराएनामे के 25 से 30 बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित कर देते हैं, भैया पढ़ लो दोनों, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो हस्ताक्षर कर दो। तो इस तरह से वो प्रावधानों को स्पष्ट रूप देने के लिए, स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध करने के लिए भारतीय संविधान की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि निरर्थक रूप से लंबा है। और भारतीय संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। क्यों? क्योंकि विधायिका ये नहीं चाहे कि न्यायपालिका को ही खत्म कर दे, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। यूपीएससी को ही खत्म कर दे विधायिका,
और क्या कोई खत्म कर दे विधायिका, ये नहीं कर सकती। विधायिका ऐसे नहीं कि मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दे, बोलो बोलो बोलो, और कल से विधायिका कह दे कि किसी भी व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं, किसी भी नागरिकों की कोई अधिकार नहीं। तो इन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अंकित करने के लिए थोड़ी संविधान की लंबाई बढ़ गई। तो हमने कहा हे आलोचक, आपकी ये आलोचना भी तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। बोले जटिल है, बोले हमने कहा जटिल नहीं है भैया, संविधान की भाषा कानूनी भाषा है। कौन सी भाषा है? कठिन भाषा नहीं है, कानूनी भाषा है। इसलिए कानूनी भाषा है तो थोड़ी कठिनाई समझने में हो सकती है, लेकिन कानूनी भाषा होने के नाते इसको जटिल की संज्ञा देना उचित नहीं है। तो इस आधार पर हम इस आलोचना का भी खंडन कर सकते हैं कि भारत का संविधान लंबा और जटिल है। लंबाई इसलिए, जटिलता नहीं है, कानूनी भाषा है। लोगों ने कहा अच्छा हमारे पास एक और आलोचना है। हमने कहा कौन सी आलोचना है, बताओ जरा। बोले भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसको इंपोर्टेंट डाल लेंगे, कई बार एमपीपीएससी इसको पूछ सकता है। भारत का संविधान, भारत का संविधान क्या है भैया? वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, स्वर्ग है। पहले समझिए वकीलों का स्वर्ग का मतलब क्या होता है। वकीलों के स्वर्ग का मतलब होता है कि यहां मुकदमेबाजी ज्यादा होती है, मुकदमेबाजी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तभी तो हम इसको वकीलों का स्वर्ग कहेंगे। यानी मुकदमेबाजी ज्यादा होगी, वकीलों के पास न्यायिक सहायता के लिए लोग जाएंगे तो शुल्क अदा करेंगे, और जब शुल्क अदा करेंगे तो इनके लिए स्वर्ग हो गया, रोजगार बढ़ गया। हमने कहा अच्छा, हमने कहा भाई ये तर्क भी आपका उचित नहीं है, ये आरोप भी आपका तर्क संगत नहीं है। हम लोग इसका खंडन करते हैं बेटा, ये आरोप भी आपका तर्क संगत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा दुनिया में मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल सपोज दैट, भारत में मुकदमेबाजी इसलिए ज्यादा है कि भारत के संविधान जटिल है। लेकिन उनको यह नहीं पता आलोचक को कि अमेरिका का संविधान तो अत्यंत सरल है, क्योंकि अमेरिका का संविधान अत्यंत सरल है। बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, अत्यंत सरल है। अमेरिका का संविधान तो अत्यंत सरल है, फिर भी मुकदमेबाजी ज्यादा है वहां पे। फिर भी अमेरिका में मुकदमेबाजी ज्यादा है, मुकदमेबाजी ज्यादा है। इसका मतलब ये आपका तर्क एकदम उचित नहीं है कि भारत का संविधान कठिन है इसलिए वकीलों का स्वर्ग है, इसलिए यहां मुकदमेबाजी ज्यादा है। अमेरिका का संविधान सरल है, अत्यंत सरल है, संक्षिप्त है, फिर भी वहां केस ज्यादा होते हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, यह मान सकते हैं यद्यपि भारतीय संविधान की भाषा थोड़ी जटिल है, भाषा कानूनी है। भारतीय संविधान की भाषा कैसी है? कानूनी है, कानूनी है। भाषा कानूनी है, और भाषा कानूनी होने के कारण क्या हो गई है? कानूनी होने के कारण क्या हो गई है? सामान्य व्यक्ति के समझने में कठिनाई है। सामान्य व्यक्ति के समझने में कठिनाई है, समझने में कठिनाई है, कठिनाई आती है। बात क्लियर? सामान्य व्यक्ति के समझने में कठिनाई आती है कानूनी भाषा होने के नाते। तो व्यक्ति वकील के पास जाता है,
यदि आपको यह समझ में भी आ जाता, तो चूंकि न्यायपालिका के कार्यों का विशेषज्ञ कौन होता है? वकील। वकील कानूनी भाषा के विशेषज्ञ भी होते हैं और न्यायपालिका में अपना पक्ष किस तरह से प्रस्तुत किया जाए इस बात से भी वो भली भांति परिचित होते हैं। तो जब हम विधिक सहायता लेने जाएंगे, लीगल एडवाइस लेने जाएंगे, तो वकील के पास ही जाएंगे ना। इस आधार पर यह कहना कि वकीलों के पास जा रहे हैं, वकीलों का स्वर्ग है, ये उचित नहीं। मान लीजिए जैसे आपको बुखार आ गया है, अब दुनिया को पता है बुखार में पैरासीटामोल की दवाई खाते हैं, तो क्या आप लोग खाते हो? सीधे डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब बुखार आ गया, चेक कर लो हमको। अब बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है कि आपका शरीर असामान्य रूप से कार्य कर रहा है। देयर इज सम एबनॉर्मलिटी इन योर बॉडी, फीवर इज द इंडिकेशन ऑफ दैट एबनॉर्मलिटी। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लगे मुझे अंग्रेजी भी आती है। फीवर इज द इंडिकेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी इन योर बॉडी। तो क्या हम फीवर की पैरासीटामोल खाएंगे या किसी चिकित्सक के पास जाएंगे? बोलो ना भाई, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। ठीक इसी तरह से भाषा कानूनी है संविधान की, तो सामान्य व्यक्ति को समझने में कठिनाई आ सकती है। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, लेकिन वकीलों का काम क्या है? वकील अपने कार्य के विशेषज्ञ होते हैं। वकील न्यायिक कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। न्यायिक कार्यों के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। न्यायिक कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए विधिक सहायता उनसे ली जा सकती है। इसलिए विधिक सहायता ली जाती है। विधिक सहायता ली जाती है। लीगल एडवाइस, विधिक सहायता का मतलब क्या होगा? लीगल एडवाइस। लीगल तरीके से हम उनसे सहायता ले सकते हैं। और इस आधार पे यदि भाषा सरल भी होती, जैसे कि अमेरिका में है, तो वहां भी तो मुकदमे हो रहे हैं ना। अब सरल भाषा इसलिए कानूनी भाषा है, एक कानूनों का दस्तावेज है, प्रलेख है। इस आधार पर हम यह कहें कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। वकील न्यायिक भाषा के विशेषज्ञ होते हैं, न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे कि सामान्य नागरिक को उचित निर्णय किया जा सके, उसके प्रति, सामान्य नागरिक के प्रति उचित